Hello students, it's Dr. A.S. Jami and you are watching my YouTube channel and we are discussing about medicine. So कुछ important topics हैं जो पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा important है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे उर्दू के अंदर. We are going to cover our important and common topics in Urdu or Hindi language. So our today's lecture is acute appendicitis, very important. Acute appendicitis. So what is the definition? As our protocol is to first understand the definition. Acute inflammation of appendix or vermiform appendix is called appendicitis or acute appendicitis. So either it can और ये यानी कि अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाने को हम लोग कहते हैं कि अपेंडिसाइटिस. ठीक है, अब ये दो किस्म की हो सकती है, या तो ये अनकॉम्प्लिकेटेड हो सकती है अनकॉम्प्लिकेटेड या ये कॉम्प्लिकेट हो सकती है. अच्छा, अब अनकॉम्प्लिकेटेड क्या है और कॉम्प्लिकेटेड क्या है? अनकॉम्प्लिकेटेड का मतलब है कि वो अपेंडिसाइटिस जिसके अंदर हमें कोई ऐसे साइंस नहीं मिल रहे जो इंडिकेट करें कि यहाँ पे मसला है. ठीक है, लाइक यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है. मिसाल के तौर पे अब जैसे आपको पता है कि अपेंडिक्स इज लाइंग इन राइट लोअर क्वाड्रेंट. सो अगर हमें राइट लोअर क्वाड्रेंट पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं मिल रही, लाइक ना हमें कोई मास मिल रहा है, ना ट्यूमर मिल रहा है, ठीक है, ना हमें कोई कॉम्प्लिकेशन मिल रही है. कॉम्प्लिकेशन के अंदर लाइक परफोरेशन हो सकती है, गैंग्रीन हो सकती है, एब्सेस हो सकती है, या राइट लोअर क्वाड्रेंट कोई मास हो सकता है. अगर हमें कोई भी चीज नहीं मिल रही तो इसका मतलब है अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस. अच्छा, अब कॉम्प्लिकेटेड क्या है? कॉम्प्लिकेटेड के अंदर ये है कि ऐसी अपेंडिसाइटिस associated with perforation, गैंग्रीन, अब्सेस और कोई मास इन्फ्लेमेटरी हो सकता है, या अपेंडिक्स फीकालिथ हो सकती है. उसके अलावा अपेंडिक्स का ट्यूमर हो सकता है. अगर तो हमें ये चीजें मिल रही हैं, क्या चीजें मिल रही हैं? ऐसी राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन के साथ, फीवर के साथ पेशेंट आया है, परफोरेशन के साइन, गैंग्रीन के साइन, अब्सेस के साइन के साथ, मास के साथ, फीकालिथ के साथ, ट्यूमर के साथ, तो हम इसे कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस. सो अब ये इसकी कॉजेज क्या होती हैं? अच्छा, आप लोगों को एक बात समझाता चलूं कि ये है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, लाइक ये इट इज कनेक्टेड टू सीकम, और जो लेयर्स हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की होती है ना, जो एनाटमी लार्ज इंटेस्टाइन की है, वही सेम एनाटमी अपेंडिक्स की होती है. ये चीज आपने याद रखनी है. अब अपेंडिक्स है क्या? अपेंडिक्स एक है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो जुड़ा हुआ है सीकम के साथ. ठीक है, अब होता क्या है इन आवर एटियोलॉजी? अब होता क्या है, लेट्स सेलेक्ट दिस ऑटोमेटिक. चलो जी, अच्छा जी, अब होता क्या है? अब ये आपको पता है कि अपेंडिक्स एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जैसे पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ना, एक पाइप है. ठीक है, अच्छा, अब हुआ क्या है? अब पाइप हो गया बंद, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन, चले, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है. अब इस पाइप की ऑब्स्ट्रक्शन होने की क्या वजह हो सकती है? एक तो है पहली वजह कि लिम्फॉइड जो टिश्यू है ना, लिम्फॉइड टिश्यू, उसका हाइपरप्लेजिया हो गया. उसका हाइपरप्लेजिया हुआ है. आपको हाइपरप्लेजिया पता है कि अगर आपके पास एक, ये मोस्ट कॉमन होता है बच्चों के अंदर, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स. अच्छा, अब आपको हाइपरप्लेजिया पता है कि क्या होता है हाइपरप्लेजिया? अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज इन सेल नंबर. अच्छा, लिम्फॉइड टिश्यू का सेल नंबर इंक्रीज हो गया तो आपको पता है कि सेल्स ज्यादा हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, तो वहां पे एक डेंस, पहले 3 थे, अब वहां पे ये देखें पूरी एक डेंस बन गई है. अच्छा, अब ये पाइप का साइज है ये, अब ये फैली जा रहे हैं, फैली जा रहे हैं, फैली जा रहे हैं.
تو کیا ہوگا, لیمفوائڈ ٹیشو کا ہائپرپلیزیا ہوگا کسی کی وجہ سے. دوسری چیز جو obstruction کو کاز کر سکتی ہے وہ ہے اپینڈیسیل فیکالتھ, یعنی کہ اس کے اندر فیکل میٹر آ گیا جو اپینڈکس کے اندر کومولیٹ ہو گیا. اب اس نے کیا کیا ہے, اس نے obstruction کر دیا لیومن کی, ٹھیک ہے. یہ 35% موسٹ کامن کاز ہے ڈرٹس کے اندر, اور 35% آف کیسز پریزنٹڈ ود فیکالتھ. سو تھرڈ تھنگ وچ کین کاز obstruction is نیوپلازم. اپینڈکس کا کوئی نیوپلازم ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ ان کامن ہے. پیشنٹ پریزنٹ کرے گا آپ کو 50 ایئرس کے بعد. ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں, لیٹس سی. سو ہاں, پیشنٹ آپ کے پاس پریزنٹ کرے گا 50 ایئرس کے بعد, تو آپ نے سسپیکٹ کرنا ہے کہ نیوپلازم ہے یا نہیں, 50 ایئرز آف ایج. سو نیکسٹ تھنگ از کوئی بھی پیراسائٹ کا انفیکشن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, پیراسائٹ انفیسٹیشن. اچھا, اب یہ کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی بھی پن ورم, راؤنڈ ورم یا لمبریکوائڈز یا اسپیشی آف ٹینیا یا شسٹوسومیاسس کی کوئی بھی اسپیشی وغیرہ آگے اگر وہ ریزائڈ کر جائیں, وہ اب کیا کریں گی, ریزائڈ کریں گی تو لیومن کو کر دیں گی obstruct. اب obstruct ہونے سے کیا ہوگا, جیسے ہی obstruction ہوگی اس کے بعد اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اس کی پیتھوفیزیولوجی. اچھا, یہ obstruction is the main cause, ٹھیک ہے, جو ایکیوٹ اپینڈیسائٹس کو کاز کرتی ہے. اب اس کے پیچھے سٹوری لائن کیا ہے, یعنی کہ پیتھوفیزیولوجی کیا ہے. اچھا جی, اب پیشنٹ آیا آپ کے پاس obstructed appendiceal lumen کے ساتھ, یا اپینڈکس کا جو لیومن ہے وہ obstructed ہو گیا ہے. اگر تو پروگزیمل ہے تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں closed loop obstruction, ٹھیک ہے, closed loop obstruction. اچھا, اب ہوتا کیا ہے, obstruction ہو گئی ہے. اب آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ جو لیومن ہے اس کی سیم انیٹمی ہے جو لارج انٹسٹائن کی ہے. اب لارج انٹسٹائن کے اندر ڈفرینٹ کیمیکلز, ڈفرینٹ کمپاؤنڈز پروڈیوس ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, میوکس پروڈیوس ہو رہا ہے. اب وہ ہوگا کیا, اب جو وہ میوکس ہے نا, اب دیکھیں یہ لیومن ہے اور یہ سیکم کے ساتھ اٹیچ ہے, یہ اپینڈکس ہے. اب یہاں سے اگر یہ ہو گیا ہے obstruction, اب اس کے اندر جو بھی پروڈیوس ہوگا نا وہ اس کے اندر رہے گا, ٹھیک ہے. اب وہ اس کے اندر رہے گا. اب ہو کیا رہا ہے, اسٹیسس ہو رہی ہے میوکس کی, جو پروڈیوس ہوا ہے نا میوکس, میوکوائڈ سکریشنز جو پروڈیوس ہو رہی ہے اس کی اسٹیسس ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا, آپ کو پتا ہے کہ بیکٹیریل فلورا ہوتا ہے, یہاں پہ بیکٹیریل جو فلورا ہے نا وہ گرو کرے گا, بیکٹیریل فلورا گروز, ملٹیپلائز. اچھا, اب ایک چیز ایکسیس کے اندر ہو گئی ہے, ایکسیس کے اندر. اب وہ ایکسیس کیا کرے گا, اب وہ کر دے گا انفلیمیشن, ٹھیک ہے. اب یہ ساری لیئرز کو کور کرے گی, ٹھیک ہے, یہ 4 لیئرز ہوتی ہیں اپینڈکس کی, چاروں لیئرز کو کور کرے گی. جیسے یہ ٹرانسمیورل انفلیمیشن سپریڈ کرے گی, اب انفلیمیشن ہوئی ہے, اس نے سپریڈ کرنا ہے. اچھا, اب یہ سپریڈ کرے گی, ٹھیک ہے. جب یہ سپریڈ کرے گی تو پیشنٹ پریزنٹ کرے گا اپینڈیسائٹس کے ساتھ, ٹھیک ہے. پیتھوفیزیولوجی سمجھ آ رہی ہے آپ کو. اچھا, اب دوسری چیز کیا ہوگی, اچھا, جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک پانی کسی گارڈن میں جب آپ پانی دیتے ہیں, پائپ کے آگے ہاتھ رکھتے ہیں, تو جیسے ہی آپ لوگ پائپ کو آگے سے بند کرتے ہیں آپ کو پریشر فیل ہوتا ہے اپنے گٹھے کے اوپر, یہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے. اچھا, اب ہوتا کیا ہے, اس جگہ کے اندر جو ایک دیکھیں نا, ایک اس کی کوانٹٹی ہے کہ یہ 2 لیٹر تک سٹور کر سکتا ہے, مثال کے طور پہ یہ 2 لیٹر سٹور کر سکتا ہے. اب اس کے اندر اگر ہم لوگ 3 لیٹر ڈالیں گے, 4 لیٹر ڈالیں گے, تو یہ سائڈوں کو پھٹنے کی کوشش کرے گا نا, آگے سے پریشر ہے, نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی, سائڈوں پہ کوشش کرے گا. اب یہ ہوگا کیا, اس کے اندر انٹرا لیومینل ہے, تو لیومن یہ ایک پائپ ہے نا, انٹرا لیومینل پریشر انکریز ہوگا. اچھا, جیسے ہی یہ پریشر انکریز ہوگا یہ کیا کرے گا, یہ جو اس کی والز کے اندر وینز ہیں نا ان کی obstruction کر دے گا, obstruction of veins. اچھا, اب وینز کی obstruction ہوگی ہے تو کیا ہوگا, ایڈیما ہو جائے گا, فلوئڈ کومولیٹ ہو جائے گا وہاں پہ والز کے اندر, جو اپینڈکس کی وال ہے اس کے اندر ایڈیما ہو جائے گا. جیسے ہی ایڈیما ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا, جو کیپیلریز ہوں گی وہ کہیں گے بھئی ہم کیوں کام کریں اپنا, ٹھیک ہے, ان کی obstruction ہو جائے گی. اچھا, پہلے وینز کی obstruction ہوئی ہے, پھر ایڈیما ہوا ہے, پھر کیپیلریز کی obstruction ہو گئی ہے, اس کے بعد کیا ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا, کیپیلریز, وینز اور آرٹریز آر کنیکٹڈ
via periarterial और perivenual channels, जो कैपिलरीज इनके सेंटर के अंदर होता है, जो वेन्स और आर्टरीज को ज्वाइन करता है। अब कैपिलरीज की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, अब इसके बाद क्या होगा, अब आर्टरीज के अंदर ब्लड, आर्टरी से ब्लड नहीं जाएगा वहां पे, ठीक है। आगे अब होगा क्या, वहां पे स्कीमिया होना स्टार्ट हो जाएगा। स्कीमिया आगे क्या फर्दर करेगा, गैंग्रीन। अच्छा, ये गैंग्रीन दो तरह की हो सकती है, या ये परफोरेट कर सकती है या ये नॉन परफोरेटेड गैंग्रीन होगी, ठीक है। अब इसके बाद एक तो चीज ये थी कि क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। दूसरी चीज जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर होती है ना, वो होती है, लेट्स स्टार अवर पॉइंट्स। अच्छा, इन्फ्लेमेशन हो गई। अच्छा, हमें पता है कि पेशेंट के ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है। अच्छा, अब ये इन्फ्लेमेशन सिरोजा को करेगी इन्वॉल्व, ठीक है। जैसे ही सिरोजा को इन्वॉल्व करेगी तो ये स्प्रेड कर जाएगी पेरिटोनियम में। तो अगर एक पेरिटोनियम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो वो क्या कंडीशन होगी, पेरिटोनाइटिस, ठीक है। पेरिटोनियम पूरी एक्यूट एब्डोमेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। नो आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर इज क्लिनिकल फीचर्स। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, अब आपके पास अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने कैसे डायग्नोस। अच्छा, पहली चीज तो आपने समझना है कि ये पेशेंट, ये लोकेट कहाँ होती है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में लोकेट होती है, ठीक है। अच्छा, पेशेंट आएगा आपके पास एब्डोमिनल पेन के साथ। एब्डोमिनल पेन कैसी होगी, माइग्रेटिंग एब्डोमिनल पेन। लेटर स्टेजेस के अंदर ये एक्यूट एब्डोमेन में हो जाती है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि ये टाइम पीरियड के साथ साथ कैसे चेंज होती है। ये कांस्टेंट होती है और रैपिडली वर्सनिंग होती है, यानी कि हो ही जा रही है दर्द, ठीक है, और तेजी से ना शदीद हो रही है दर्द। उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट ना यूजुअली प्रेजेंट करता है 48 घंटों के अंदर अंदर, 48 आवर्स के अंदर अंदर पेशेंट ना यूजुअली प्रेजेंट कर देता है। दर्द इतनी शदीद हो जाती है ना, कांस्टेंट होती है, एक तो लगातार दर्द हो रही है राइट लोअर क्वाड्रेंट पे और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। फॉरन रैपिडली वर्सन्स यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, और पेशेंट प्रेजेंट करता है 48 घंटों के अंदर, 48 आवर्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अब आप उससे पूछेंगे कि भाई आपकी नाफ के इर्द गिर्द कोई दर्द तो नहीं हो रही है, नाफ में दर्द नहीं हो रही। अच्छा, अब वो कहेगा कि भाईजान बहुत दर्द हो रही है, इसे कहते हैं इनिशियल डिफ्यूज पेरिअम्बलाइकल पेन। अच्छा, ये क्यों होती है, ये जो विसरल पेरिटोनियम है ना, जो विसराज, जिन विसराज मतलब कि हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, मतलब कि पेरिटोनियम, एक पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हमारे मतलब कि ये इंटेस्टाइन पड़ी हुई है। अगर ये पेरिटोनियल एक विसरल होती है, एक दूसरी पेरिटोनियम होती है, ठीक है, उसका मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, वो दूसरी का मुझे नाम भूल गया, ठीक है। अच्छा, ये जो विसरल पेरिटोनियम है ना, ये कवर करती है अपेंडिक्स को, ठीक है, एंटीरियर सरफेस को। अच्छा, अगर तो विसरल पेरिटोनियम को की इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो पेशेंट को पेरिअम्बलाइकल पेन होगी। अच्छा, ये पेरिअम्बलाइकल क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो डर्माटोम होता है ना, वो सप्लाई करता है T8 और T10। इनकी जो T8 और T10 का एरिया है ना, ये जो अम्बलाइकस वाला एरिया है, इस जगह पे पेशेंट को पेन होगी। अच्छा, हाँ, मैं बता रहा था पेरिटोनियम, दो पेरिटोनियम होती है, एक जो इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स को कवर करती है वो होती है विसरल पेरिटोनियम। अगर उसकी इरिटेशन होगी तो इनिशियल डिफ्यूज पेरिअम्बलाइकल पेन होगी। और अगर राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन है, मतलब कि राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन है, ठीक है, 12 से 24 घंटों के अंदर अंदर, याद आ गई, विसरल होती है और एक प्राइटल होती है। अच्छा, अगर 12 से 24 घंटों के अंदर अंदर पेन, बंदा कह रहा है मुझे राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर अंदर पेन है, ठीक है, ये पेन क्यों होती है, ये पेन होती है प्राइटल पेरिटोनियम की वजह से। अच्छा, आपको पता चल जाएगा कि विसरल पेरिटोनियम इन्वॉल्व है या प्राइटल इन्वॉल्व है। अगर तो लोकलाइज होगी राइट लोअर क्वाड्रेंट पे पेन, तो हम लोग इसे कहेंगे कि पेराइटल पेरिटोनियम इन्वॉल्व है, 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट आ जाएगा। और अगर पेशेंट जनाब जी आया आपके पास 12 से 24 घंटों से पहले पहले, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसकी विसरल पेरिटोनियम, जो पहले विसराज है ना, जो अपेंडिकुलर विसरा मतलब कि पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो अपेंडिक्स है,
अगर उसको इन्वॉल्व किया है तो इसका मतलब इनिशियली डिफ्यूज पेरियम्बलाइकल पेन होगी। अच्छा, इसके अलावा और कौन से फीचर्स हो सकते हैं? पेशेंट कहेगा जी नोजिया, कहेगा मुझे भूख नहीं लग रही, ठीक है, दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को, 48 आवर्स की हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद आप उससे पूछेंगे भाईजान बीफ बर्गर खाना है आपने, वो कहेगा तोबा यार मैं नहीं खा रहा, ठीक है। इसको कहते हैं हैमबर्गर साइन। 80% के पेशेंट्स के अंदर भूख नहीं लग रही होती, 80% केसेस में भूख नहीं लगती पेशेंट्स को, ठीक है। उसके बाद इस साइंस को कहते हैं हैमबर्गर साइन, हैमबर्गर साइन। आजकल हैमबर्गर लाहौर में कहाँ पे फेमस है। सो थर्ड थिंग इज पेशेंट वोमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। एक्यूट एब्डोमेन जब आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कौन कौन सी, जो मेरा लेक्चर है एक्यूट एब्डोमेन का, उसमें मैंने बताया हुआ है कि एक्यूट एब्डोमेन के साथ वोमिटिंग किन डिजीज के अंदर एसोसिएट होती है। अच्छा, अब पेशेंट को लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है, ठीक है, अदर क्लिनिकल फीचर्स के अंदर। उसके अलावा और क्या होगा? डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री हो सकती है। अच्छा, अब ये है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अब हमने पेशेंट को कंफर्म कैसे करना है ऑन बेड साइड के पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है। अच्छा, अब कुछ क्लिनिकल साइंस होते हैं जो ये डायग्नोस्टिक पॉइंट्स होते हैं अपेंडिसाइटिस के, क्लिनिकल साइंस। अच्छा, पहली चीज है मैकबर्नी पॉइंट टेंडरनेस। मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है, कुछ पता है आप लोगों को? अच्छा, यहाँ पे ना टेंडरनेस होगी, राइट लोअर क्वाड्रेंट पे टेंडरनेस होगी। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि ये मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है। ये वो जंक्शन होता है जहां पे, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि हमने एक लाइन ड्रा की, ये है एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, ये है अम्बलाइकस। अब हमने यहां से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, राइट इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, ठीक है, और ये अम्बलाइकस, एक लाइन हमने ड्रॉ की यहां पे। अब होता क्या है, ये लेटरल 1/3 आ गया, लेटरल 1/3, और ये मीडियल 2/3। अच्छा अच्छा, ये लाइन है। अब मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 के दरमियान जो जंक्शन है ना, ये जंक्शन, इस पॉइंट को कहते हैं मैकबर्नी पॉइंट। हमने पेशेंट की राइट इंटीरियर सुपीरियर ASIS, राइट इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन पे हमने हाथ रखना है और अम्बलाइकस पे हाथ रखना है, और हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, उसके जो लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 है ना, उस पे हमने जब हाथ रखना है, इस पॉइंट के ऊपर जब हमने हाथ रखना है, पेशेंट क्या कहेगा? पेशेंट ना टेंडरनेस, सीवियर एब्डोमिनल पेन, मतलब कि उसको उस जगह पे बहुत ज्यादा पेन होगी। अच्छा, अब ये पॉइंट इंडिकेट क्या करता है डिस्टिंक्शन होल्डर के लिए सवाल? अब ये बेस ऑफ अपेंडिक्स को डोनेट करता है, यहां पे पड़ी होती है बेस ऑफ अपेंडिक्स। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज क्या होगी जो हमने अपेंडिसाइटिस के साइन में चेक करनी है? अच्छा, एक तो मैकबर्नी पॉइंट हो गया, ये ले जी। अब दूसरी चीज यहाँ पे जो हमने देखनी है वो है राइट लोअर क्वाड्रेंट पे रिजिडिटी। अच्छा, प्रोफेसर आपसे पूछ लेते हैं कि भाईजान आप कैसे डायग्नोज करेंगे बेड साइड पे, तो आपने ये पॉइंट्स बताने हैं, रिजिडिटी और गार्डिंग के साथ आएगा। अच्छा, इसके बाद तीसरी चीज जो क्लिनिकल साइन है वो है रीबाउंड टेंडरनेस, रीबाउंड टेंडरनेस, इसको कहते हैं ब्लूमबर्ग साइन, BLUMBERG। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लिनिकल वाइवा के अंदर, ये केस आपको लाजमी मिलेगा, अगर इधर नहीं मिलता तो आपको FCPS में भी मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको रीबाउंड टेंडरनेस, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है? रोवसिंग साइंस, ROVSING, रोवसिंग साइन। अच्छा, अब ये क्या होता है? जैसे ही आपने लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे डीप पैल्पेट करना है ना, आपने पेशेंट को, पेशेंट लाइंग सुपाइन, ठीक है, सीधा लेटा हुआ है, आपने लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के पे डीप पैल्पेट की है, डीप पैल्पेशन करेंगे ना आप, तो पेशेंट पे को राइट लोअर क्वाड्रेंट पे पेन होगी,
یہ ہوتا ہے روसिंग سائن. ٹھیک ہے, ڈیپ پیلپیشن اور لیفٹ لوور کوارٹرنٹ, تو پین الیسٹ آن رائٹ لوور کوارٹرنٹ. ٹھیک ہے, نیکسٹ از سواس سائن, PSOAS, سواس سائن. اچھا, اب یہ سواس سائن کیا ہوتا ہے؟ اب یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. جیسے ہی ہم رائٹ ہپ کو فلیکس کریں گے, ٹھیک ہے, رائٹ ہپ کو فلیکس کریں گے. اچھا, اب فلیکس کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کی جو لیگ ہے نا وہ فلی اسٹریچ ہونی چاہیے ریزسٹنس کے اگینسٹ ریزسٹنس. ایک تو یہ طریقہ ہے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا رائٹ لوور کوارٹرنٹ میں پین ہوگی. ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ پیسیو ایکسٹینشن کریں گے نا رائٹ ہپ کی, پیشنٹ کو لیفٹ سائڈ پہ کر کے آپ نے جیسے ہی رائٹ مطلب کہ رائٹ ہپ کو فلیکس کرنا ہے یا ایکسٹینڈ کرنا ہے نا, آپ کو نے پیسیو ایکسٹینشن کرنی ہے رائٹ ہپ کی, دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے, ٹھیک ہے, دوسرا طریقہ یہ ہے. پہلے طریقے کے اندر یہ ہے کہ آپ نے جو اسٹریچڈ لیگ ہے نا اس کو ریزسٹنس کے اگینسٹ رائٹ ہپ کو فلیکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کیا ہوگا, اس سے پین ہوگی پیشنٹ کو. دوسری پین کب ہوگی؟ رائٹ لوور کوارٹرنٹ پہ پین ہوگی. پیشنٹ کو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ لٹا دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایکسٹینشن کرانی ہے, ایکسٹینشن آف رائٹ ہپ. جیسے ہی آپ ایکسٹینشن کروائیں گے رائٹ ہپ کی, دیر ول بی رائٹ لوور کوارٹرنٹ پین. اس کو کہتے ہیں سواس سائن. اب نیکسٹ سائن ہوتا ہے اوبچوریٹر سائن, جو آپ نے کلینکلی کروانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اوبچوریٹر سائن. اچھا, پین سائٹ کے حساب سے ڈفرنٹ جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے. خاص طور پہ اگر آپ کے پاس پریگننٹ وومن آ رہی ہے نا اپینڈیسائٹس کے ساتھ, تو اس کی پین آپ کو رائٹ لوور کوارٹرنٹ پہ بھی مل سکتی ہے اور کسی اور جگہ پہ بھی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ دیکھیں جو اوبچوریٹر اوبسٹرکشن لکھ دیے یہاں پہ, اوبچوریٹر سائن. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی ہوتی ہے رائٹ لوور کوارٹرنٹ پہ پین آن پیسیو انٹرنل روٹیشن آف رائٹ ہپ. رائٹ ہپ کو جب آپ نے پیسیو انٹرنل روٹیٹ کرنا ہے نا, آپ نے مطلب کہ پیشنٹ کو سیدھا لٹایا ہوا ہے, اس کی نیز اور ہپ دونوں فلیکسڈ ہے. ٹھیک ہے, رائٹ ہپ آپ نے رائٹ ہپ جو ہپ ہے نا رائٹ ہپ اور جو نی ہے اس کو فلیکس کرنا ہے. کرنے کے بعد آپ نے ٹانگ کو جب انٹرنل روٹیٹ کرنا ہے نا, پیشنٹ کو پین ہوگی رائٹ لوور کوارٹرنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, اب ہم نے ڈائگنوز کر لیا ہے جناب جی, یہ کہ کلینکلی ڈائگنوز کر لیا ہے اپینڈیسائٹس ہے. اب نیکسٹ چیز ہم لوگوں نے کیا کرنی ہے, ہم نے اس چیز کو ڈائگنوز کرنا ہے. اچھا, یوزلی یہ کلینکل ہوتی ہے, بعد میں کچھ لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم پرفارم کر سکتے ہیں, لیبارٹری ڈائگنوزس. وہ کیا ہوتے ہیں؟ کلینکلی یہ ویسے پکڑی جاتی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں نا اس چیز کو کہ رائٹ لوور کوارٹرنٹ میں زیادہ چیزیں تو پڑھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ڈائگنوزس. چل, لیبارٹری کے اندر جب ہم CBC کروائیں گے نا ایسے پیشنٹ کی, اس میں کیا ملے گا ہمیں؟ لیوکوسائٹوسس مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, کنفرم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے CBC کروانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد CRP کروائیں گے. ٹھیک ہے, ایلیویٹ ہوگا. بیسک میٹابولک پینل کروائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ملے گا؟ کریٹینین ریز ملے گا ہمیں, اور الیکٹرولائٹ کی جو ایب نارمیلٹی ہے نا وہ مل سکتی ہے. اچھا, آپ ہاسپٹل سیکشن میں کام کر رہے ہیں نا کسی ٹرشری ہاسپٹل کے اندر, یو ہیو ٹو پرفارم دیز ٹیسٹ. سو اف اے پیشنٹ از ناٹ افورڈنگ, یو ول do some regular tests only, not these all basic metabolic panel which is costly in Pakistan. اچھا, پیشنٹ یہ اس کے اندر کروائیں گے جس میں پیشنٹ کو وومٹنگ اور ڈائریا ہوگا. آپ نے میری وومٹنگ اور ڈائریا کی ویڈیو میں یہ BMP بہت سنا ہے. وومٹنگ اور ڈائریا کے ساتھ پیشنٹ آیا ہے نا, تو آپ نے یہ لازمی کروانا ہے, کیونکہ اس کا الیکٹرولائٹ امبیلنس جو ہے نا وہ ہم نے کریکٹ تو کرنا ہے کسی طرح سے. اب وہ ہمیں پتہ چلے گا کتنی ویلیو چینج ہے, تو تبھی ٹیک کریکٹ کریں گے. تو اس میں ہم بیسک میٹابولک پینل کروائیں گے. سو اب آپ کے پاس ایک پریگننٹ لیڈی آ جاتی ہے, وہ کہہ رہی ہے رائٹ لوور کوارٹرنٹ میں پین ہے. تو اب آپ کے ذہن میں دو چیزیں آ رہی ہیں. یہاں وہ یاری کہ ریپروڈکٹیو ایج کی عورت ہے, شادی شدہ ہے, تو یا پریویس سیکس ہسٹری ہے. ٹھیک ہے, جو ان پروٹیکٹڈ سیکس ہے اس کی ہسٹری ہے, اور اس کے بعد وہ رائٹ لوور کوارٹرنٹ پین کے ساتھ آ جاتی ہے آپ کے پاس. اب آپ نے اپنے ڈیفرینشیل کو کیسے
رول آؤٹ کرنا ہے کہ یہ ایکٹوپک پریگنینسی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم نے اپنے ڈیفرینشیلس کو سائڈ پہ کرنا ہے. ڈیفرینشیل ڈائگنوسس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ٹو ایویلویٹ اور ڈیفرینشیل ڈائگنوسس ول پرفارم سیرم بیٹا ایچ سی جی لیول. اچھا, اب سیرم بیٹا ایچ سی جی لیول نہیں کر سکتے تو ہم یورین بیٹا ایچ سی جی لیول کریں گے, بیٹا ایچ سی جی لیول. ٹھیک ہے, جو ریپروڈکٹیو ایج کی آ رہی ہیں نا ان کے اندر ہم نے پریگنینسی رول آؤٹ کرنے کے لیے یا ہم نے ایکٹوپک پریگنینسی رول آؤٹ کرنے کے لیے یہ بیٹا ایچ سی جی لیول لازمی کرنا ہے. اچھا, اب اس کے بعد ہم نے کیا کروانا ہے, اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے, ہم تھوڑی سی کمائی ریڈیولوجسٹ کی بھی کروا دیتے ہیں اس معاملے کے اندر, امیجنگ کروائیں گے. ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہو گیا ہے. اچھا, امیجنگ کون کون سی کروانی ہے. فرسٹ لائن نان پریگننٹ اگر تو ایڈلٹ آ گیا ہے, یعنی کہ نان پریگننٹ میل آ گیا مثال کے طور پہ, یا نان پریگننٹ فیمیل آ گیا. سو فرسٹ لائن امیجنگ ان ایکیوٹ اپینڈیسائٹس از سی ٹی ایبڈومن اور الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن. سو ہم یہ کروائیں گے. اچھا, اگر تو فیمیل آ گئی ہے یا بچہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پریگننٹ ہے, ٹھیک ہے, فرسٹ لائن پریگننٹ لیڈی اور چائلڈ, اب اس کی فرسٹ لائن کیا ہوگی. اچھا, نان پریگننٹ ہے تو ہم لوگ فرسٹ لائن سی ٹی ایبڈومن یا الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن کروائیں گے. اگر اب یہ پریگننٹ وومن آ گئی ہے نا اور یا بچہ آ گیا, اس کی فرسٹ لائن صرف اور صرف الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن ہے. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ تھنگ. اچھا, ایبڈومن کے اندر ہمیں فائنڈنگز کیا ملیں گی. چلے ویڈیو تھوڑی لمبی ہوتی ہے تو ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں بات. الحمدللہ ہمیں نا اپینڈکس ڈسٹینڈڈ ملے گی, ڈسٹینشن ملے گی. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو اس کا ڈایامیٹر ہوگا نا, یہ ریڈیولوجسٹ آپ کو لکھ کے دے گا کہ اس کا ڈایامیٹر مور دین 6 ملی میٹر ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اور کیا فائنڈنگ ملے گی, یہ نان کمپریسیبل ہوگی. ٹھیک ہے, obstruction ہے اس کے اندر, چیزیں کومولیٹ ہو گئی ہیں, نان کمپریسیبل ہوگی. اور کیا ہوگا, اس کے اندر پیرسٹالٹک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, اے پیرسٹالٹک ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈسٹینڈڈ ہوگی, یہ پہلے بتا دیا. اچھا, تیسری چیز الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن میں جو ہمیں پتا چلے گی نا وہ ہے ٹارگٹ سائن. اب ٹارگٹ سائن کیا ہوتا ہے, اس کے اندر ہوتا ہے کنسنٹرک رنگز آف ہائپو اینڈ ہائپر ایکوجینسٹی ان اپینڈکس. ٹھیک ہے, آپ نے بس یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اس کے اندر جو وہ اس کی ایکوجینسٹی ہے نا, یا وہ کم ہو سکتی ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب ایکوجینسٹی کیا ہوتی ہے, یہ ایک ٹیشو کی نا ابیلٹی ہوتی ہے کہ یہ کتنی ساؤنڈ ویوز کو ریفلیکٹ بیک کر سکتا ہے. الٹرا ساؤنڈ کے اندر ہم لوگوں نے یہ جناب جی دیکھنا ہوتا ہے نا کہ یہ جو پڑی ہوئی ہے اندر والز پڑی ہیں ایبڈومن کی یا سافٹ ٹیشوز کی وال پڑی ہیں, یہ کتنی ریفلیکٹ کر رہی ہیں بیک. ٹھیک ہے, اب اس کی اگر تو برائٹنس زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے ہائپر ایکوجینسٹی, اگر کم ہوگی تو ہائپو ایکوجینسٹی. ٹھیک ہے, بونز کی مطلب کہ زیادہ ہوتی ہے, اگر کیلشیم ڈیپوزٹ ہے تو اس کی زیادہ ہائپر ایکوجینسٹی ہوگی. اچھا, اگر تو فیکالتھ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر فیکالتھ پڑا ہے, اب اس میں کیا ہوگی, اس میں ملے گی ہائپر ایکوجینسٹی. سولڈ میٹر زیادہ پڑا ہے نا تو یہ ہائپر ایکوجینسٹی ہوگی. اور اس کے ساتھ کیا ہوگا, پوسٹیریئر کوسٹک شیڈو ملے گا, پوسٹیریئر کوسٹک شیڈوئنگ. اچھا, ٹائم ملا تو یہ میں بعد میں بتا دوں گا کیا ہوتا ہے. اس کے بعد سی ٹی کروائیں گے ہم لوگ, سی ٹی اسکین ود آئی وی کنٹراسٹ, کیونکہ ہم نے لیومن چیک کرنا ہے نا, تو یہ موسٹ ایکوریٹ امیجنگ موڈیلٹی ہے اپینڈیسائٹس کے لیے. اس کے اندر بھی ہمیں کیا ملے گا, سی ٹی ایبڈومن کے اندر کیا ملے گا, سیم فائنڈنگز ملیں گی. اچھا, کیا سیم فائنڈنگ ملیں گی, ریپیٹ کر لیں, ڈسٹینڈڈ اپینڈکس مور دین 6 ملی میٹر, آئی وی کنٹراسٹ. اور اس کے بعد کیا ملے گا, ٹھیک ہے, ڈسٹینشن مل گئی, ایڈیما ملے گا. ٹھیک ہے, اگر تو فیکالتھ ہے, ہم نے سی ٹی ایبڈومن کروا لیا, تو اس کے اندر ہمیں کیا ملے گی, ہائپر ڈینسٹی ملے گی. اچھا, اگر پروفیسر پوچھ لیتا ہے آپ کو کہ obstruction ہے, کس چیز کی obstruction ہے, میوکس کی ہے یا فیکالتھ کی ہے, تو آپ نے یہ فائنڈنگز بتا دینی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہائپر ڈینسٹی مل جاتی ہے, فیکالتھ ہوگی پریزنٹ, تو اس کا مطلب ہے
کہ جو ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट है ना, ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट फीकालिथ है, उस वो ल्यूमन के अंदर फीकालिथ प्रेजेंट है, उसकी वजह से हाइपर डेंसिटी आ रही है सीटी एब्डोमेन के अंदर। और उसके अलावा हमें कॉम्प्लिकेशन के साइन मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या आती है? एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है, गैंग्रीन हो सकती है, ठीक है, ट्यूमर भी हो सकता है कोई ना कोई। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा टेस्ट है जो हम करवा सकते हैं? MRI एब्डोमेन एंड पेल्विस, ठीक है, ये भी करवा सकते हैं हम। ये विद कंट्रास्ट और विदाउट कंट्रास्ट हम लोग करवा सकते हैं। अब इसकी फाइंडिंग भी सिमिलर होंगी। उसके बाद एक और टेस्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम लोग आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। अच्छा, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? एंडोस्कोप डालते हैं ल्यूमन के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, और चेक करते हैं कि पेशेंट के अंदर अपेंडिसाइटिस है या कोई और वजह, ठीक है। अब ये इसकी इंडिकेशन क्या है? अगर पेशेंट बहुत ज्यादा ओबीस है, उसकी हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, अल्ट्रासाउंड नहीं कर पा रहे, तो उसके अंदर करना है। और कोई वुमेन आ गई है रिप्रोडक्टिव एज की, रिप्रोडक्टिव एज फीमेल, तो उसके अंदर हमने डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी भी करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज समझने वाली है ना, वो ये है कि इसकी पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब कि पैथोफिजियोलॉजी तो बता दी ना, पैथोलॉजी क्या होती है? पैथोलॉजी मैंने डिस्कस भी किया है कि ट्रांसम्यूरल न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेशन हो जाती है। अगर हम लोग हिस्टोलॉजिकल फीचर्स देखें ना एक्यूट अपेंडिसाइटिस के, तो ट्रांसम्यूरल जो इनकी वॉल्स के अंदर ना न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उनकी इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी, जो इज अ साइन ऑफ पैथोलॉजिकल फाइंडिंग ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। उसके अलावा हिस्टोलॉजी में क्या मिलेगा हमें? हमें इसकी पैथोलॉजी में क्या मिलेगा? ब्लड वेसल की थ्रोम्बोसिस मिलेगी, और मिकोजा जो होगी उसकी अल्सरेशन मिलेगी, या गैंग्रीन भी हो सकता है, अपेंडिक्स की वॉल की गैंग्रीन हो सकती है। अच्छा, अब क्रूशियल मेथड यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं ना, वो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट। अच्छा जी, मोर कलर्स, येलो कलर से लिखते हैं, ओके। अच्छा, अब ट्रीटमेंट कैसे करना है? अच्छा, ट्रीटमेंट से पहले ना हम लोग एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, वो है एयर स्कोर और एल्वराडो स्कोर। यहां पे हम लोग देखते हैं एयर स्कोर और एल्वराडो स्कोर। अच्छा, एल्वराडो स्कोर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। एयर स्कोर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ मेरे से भी किसी ने नहीं पूछा, तो आपसे भी शायद कोई ना पूछे। अच्छा, ये टेबल बन गया हमारा एल्वराडो स्कोर का, ठीक है। इसके बाद पहली चीज हम लोग एल्वराडो स्कोर, पहले हम लोग करेंगे एयर स्कोर। अच्छा, ये क्लिनिकली पॉइंट होते हैं जो हमने देखने होते हैं पेशेंट के अंदर, जिससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट के जो फीचर्स हैं ना वो किस तरह के हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने ना ये देखना है कि ये लो रिस्क पेशेंट है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं पेशेंट लो रिस्क है, हाई रिस्क है, यानी कि अपेंडिसाइटिस है या नहीं है, या मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट लाइक्लीहुड ऑफ अपेंडिसाइटिस, या हाई लाइक्लीहुड ऑफ, रिस्क नहीं लिखना यहाँ पे, हमने देखना ये स्कोर हमें बताता है कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है या नहीं, ठीक है, हाई, लो, लाइक्लीहुड। अच्छा, ये कलर अच्छा। अच्छा, अब लो लाइक्लीहुड के अंदर क्या होता है? अच्छा, अगर तो पेशेंट का स्कोर है, एयर स्कोर जो है ना, वो है एयर स्कोर लेस देन 4 और इक्वल टू 4, या एल्वराडो स्कोर पेशेंट का लेस देन और इक्वल टू 2 से 4 है ना, तो इसका मतलब है कि बहुत कम चांसेस हैं कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है। मॉडरेट के अंदर क्या आ जाता है? एयर स्कोर हो गया लेस देन और इक्वल टू 5 to 8, एल्वराडो स्कोर हो गया पेशेंट का लेस देन और इक्वल टू 5 to 8, ठीक है। अच्छा, हाई लाइक्लीहुड ऑफ अपेंडिसाइटिस किस में होता है? अगर मोर देन 9 हो एयर स्कोर और इक्वल टू 9 हो, या एल्वराडो स्कोर मोर देन 7 to 9 हो। अच्छा, अब एल्वराडो स्कोर और एयर स्कोर को डिस्कस करते चले हम लोग कि ये क्या होता है। अच्छा, एयर स्कोर होता है अपेंडिसाइटिस का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रेट, AIR,
एस, इसको एयर्स कर लेते हैं हम लोग आप लोगों की आसानी के लिए। अपेंडिक्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, अपेंडिसाइटिस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्कोर। अच्छा, अब इसके अंदर क्या कैसे पता कौन ये स्कोर है, इसके मैक्सिमम पॉइंट्स कितने होते हैं? इसके मैक्सिमम पॉइंट होते हैं मैं आपको बताता हूं, दो मुझे खुद भूल गए इसके पॉइंट्स कितने होते हैं। चले हम लोग जब इसके वो करेंगे ना, साइंस करते हैं, सिम्टम्स करते हैं, तब हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सिम्टम्स होंगे पेशेंट को, सिम्टम के करेक्टरिस्ट होंगे। अच्छा, और उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन पे हमें क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, ठीक है, और वो फाइंडिंग्स कितनी होंगी तो हम डायग्नोस करेंगे कि ये भाईजान इतना स्कोर है, इतना स्कोर है। उसके अलावा लेबोरेटरी पैरामीटर्स क्या हैं, ठीक है, वो हमें पता चल जाएंगे। अच्छा, पहले सिम्टम्स के अंदर चलते हैं। पहली चीज़ है वोमिटिंग के साथ आया है कि नहीं। अच्छा, अगर आया है तो 1 स्कोर है। उसके अलावा राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन है तो 1 स्कोर है, यानी कि ये सिम्टम्स में हमें 2 स्कोर ये मिल गए। इसके बाद हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर रीबाउंड टेंडरनेस चेक करेंगे। अच्छा, रीबाउंड टेंडरनेस के अंदर हमने 3 पॉइंट चेक करने हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अगर माइल्ड है तो 1, मॉडरेट है तो 2 पॉइंट, सीवियर है तो 3 पॉइंट। ये फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमें चीज पता चल गई। अच्छा, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने क्या चेक करना है? टेम्परेचर चेक करना है। टेम्परेचर अगर तो पॉजिटिव है, लाइक 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38.5 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसका स्कोर है 1। यानी कि टोटल अब तक क्या हो गए? 1, 2 और सीवियर पेन के साथ, टेंडरनेस के साथ आया 3 तो 5 और टेम्परेचर के साथ आया 6। यहां तक हो गया स्कोर 6। अब हमने लैब पैरामीटर्स चेक करवाने, ठीक है, अजान सुन लें, उसके बाद देखते हैं बाकी लेक्चर। सो वेयर वी वर ऑन लेबोरेटरी पैरामीटर्स। अच्छा, अब ये पैरामीटर्स अगर मिल रहे हों हमें, तो ये हम लोग को इंडिकेट करेंगे कि ये पेशेंट लाइक्लीहुड ऑफ अपेंडिसाइटिस है या नहीं है। अच्छा, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे एयर स्कोर के ऊपर। अच्छा, लेबोरेटरी पैरामीटर्स के अंदर 3 लेबोरेटरी पैरामीटर हैं जो हमने देखने हैं। पहला है ल्यूकोसाइटोसिस है कि नहीं, ठीक है। दूसरी चीज है पॉलीमॉर्फो यानी न्यूट्रोफिल्स, इसको या इसको हम लोग कह सकते हैं ग्रेनुलोसाइट काउंट कितना है, ठीक है, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल, सिनोफिल और बेसोफिल्स होते हैं, ठीक है, पीएमएन इसको कहते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है सीआरपी जो हमने चेक करनी है। अच्छा, अब ल्यूकोसाइटोसिस का 1 स्कोर है। अच्छा, होता क्या है, WBC का जो नंबर है ना वो इंक्रीज हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कोई इन्फेक्शन चल रहा है अंदर बॉडी के, ठीक है। तो ये अगर ल्यूकोसाइटोसिस मिल रहा है तो इसका 1 नंबर है। अगर हमें पीएमएन की 2 वैल्यूज, मतलब कि 2 में से 1 वैल्यू मिल रही है। अच्छा, ल्यूकोसाइटोसिस की भी इन्होंने मतलब कि यहाँ पे क्राइटेरिया है। अच्छा, अगर तो 10,000 से 10K से 15K पर मिलीमीटर क्यूब अगर ल्यूकोसाइटोसिस है ना तो इसका 1 स्कोर है। अगर मोर देन 15K है ना तो 2 स्कोर है। अच्छा, पॉलीमॉर्फोली और न्यूट्रो ये क्या है, पीएमएन या ग्रैनुलोसाइट काउंट, ठीक है, बाद दफ़ा चीज़ें याद होती हैं 1 मिनट बाद भूल जाती हैं। अगर तो 7 सही तरह लिखते हैं इसको, अगर 70 से 84% है तो 1 नंबर है। अगर मोर देन 85 है % है तो 2 मार्क्स है। और सीआरपी अगर आपको वैल्यू मिलती है 10 से 49 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, तो 1 स्कोर है। अगर मोर देन 50 मिलीग्राम्स पर लीटर है तो 2 स्कोर है। अच्छा, अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे है? अगर तो लेस देन 4 है तो लो लाइक्लीहुड ऑफ अपेंडिसाइटिस, पेशेंट को बहुत कम चांसेस है कि उसे अपेंडिसाइटिस हो इस वक्त। उसके बाद अगर 5 से 8 है तो मॉडरेट चांसेस हैं अपेंडिसाइटिस के,
ठीक है, कि उसे पेंडिसाइटिस है। और अगर मोर देन 9% है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को पेंडिसाइटिस है। ठीक है, इसके बाद है एल्वराडो स्कोर। अच्छा, एल्वराडो स्कोर के अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर होता है 10 पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम। इसके अंदर भी मेरे ख्याल से ये देख लें 2 2 2 6 और 6 12, ये 12 पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम है, और टोटल 12 है, और ये 10 पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम है एल्वराडो। एल्वराडो। अच्छा, इसको याद रखने के लिए ना आपको यहाँ पे लिखा भी मिलेगा, आप जब वर्ड्स में जाएंगे, मेंट्रल्स। मेंट्रल्स क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, 3 इसके अंदर सिम्टम्स हैं, 3 फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स हैं, और 2 लैब फाइंडिंग्स हैं। 3 3 6, 3 3 6 और 2, ठीक है, 8 हो गए। अब इस पे 3 सिम्टम्स क्या है, माइग्रेटिंग पेन, माइग्रेशन ऑफ पेन टू राइट लोअर क्वाड्रेंट। अच्छा, उसके बाद ए से क्या है, एनोरेक्सिया। ये इन तीनों के एक एक पॉइंट है। और एन से क्या है, नोजिया और वोमिटिंग, एक एक एक। और अच्छा, अब टी आर ई से क्या मतलब है, अगर आपको टेंडरनेस मिल रही है इन राइट लोअर क्वाड्रेंट तो 2 मार्क्स हैं, ठीक है। और अगर रीबाउंड पेन मिल रही है तो 1 पॉइंट है, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है बंदे का, ठीक है, तो 1 पॉइंट है। अच्छा, अब आपने लैब टेस्ट करवाए हैं, इसके अंदर आपको मिल गया जनाब जी ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है, इसके 2 पॉइंट हो गए। और पेन शिफ्ट हो रही है या नहीं, शिफ्ट टू जो न्यूट्रोफिल्स है ना, ग्रेनुलोसाइट काउंट, वो ज्यादा है या नहीं, शिफ्ट टू द लेफ्ट, न्यूट्रोफिल्स देखना है हमने। ये पेन मेरे मुंह से निकल गया। अगर तो मोर देन 75% है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, तो इसका 1 पॉइंट है। टोटल कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट सिस्टम है। अच्छा, अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है हमने, इसकी भी सेम इंटरप्रिटेशन है। अगर मोर देन 4 है तो लो लाइकलीहुड है, अगर 5 to 6 है तो मॉडरेट है, और अगर मोर देन 7 है तो हाई चांसेस ऑफ अपेंडिसाइटिस। अच्छा, ये तो हो गया हम लोगों ने कैसे इसे मतलब के करना है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो हमारे मेडिसिन लेक्चर से लिंक करता है वो है ट्रीटमेंट। अब इसको ट्रीट कैसे करना है, ट्रीटमेंट हम लोग ना जल्दी जल्दी करेंगे, आपको बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे सर्जन भी और इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट बना दूंगा। अच्छा, आपने सबसे क्या करना है, बोवल के अंदर मसला है ना, अपेंडिक्स पार्ट ही बोवल का है, बोवल को देना है रेस्ट। कैसे रेस्ट देना है, नील पर ऑर्डर कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आईवी फ्लूइड्स देने हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए, ठीक है, आईवी फ्लूइड थेरेपी। उसके साथ हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो उसके पानी की कमी या फ्लूइड्स की कमी खत्म करनी है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना वो उनके जो डिप्लीट है वो पूरे करने हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेवल को बैलेंस करना है। तीसरी चीज, बंदा पेन के साथ है, आईवी एनाल्जेसिक्स देंगे, ठीक है, ये सपोर्टिव केयर है जो हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग, पेशेंट वोमिटिंग के साथ है, आईवी एंटीएमेटिक्स देंगे, ठीक है। और उसके बाद फीवर है तो पायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक थेरेपी देंगे, एंटीपायरेटिक थेरेपी देंगे। अच्छा, ये तो हो गया जनाब जी सपोर्टिव केयर। अब इसके बाद एंटीबायोटिक थेरेपी कौन सी है, क्योंकि हमने ऑब्स्ट्रक्शन एक कॉज पढ़ी है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, जो बैक्टीरियल फ्लोरा है ना वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो अब आगे इन्वेड कर रहा है सिरोजा को। अब ये इंडिकेशन क्या है एंटीबायोटिक्स की, एंटीबायोटिक्स की इंडिकेशन क्या है। अच्छा, हर पेशेंट को आपने जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ आया ना उसको एंटीबायोटिक देनी है। अच्छा, कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, आपने वो एंटीबायोटिक देनी है जो ग्राम नेगेटिव और एन अरोब्स के अगेंस्ट काम करे। अच्छा, कौन सी एंटीबायोटिक होती है जो आपने देनी है। अच्छा, अब आपके पास अपेंडिसाइटिस के साथ पेशेंट आया ना, आपने इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है ना वो तो अपेंडिक्स को रिमूव करना ही है, अपेंडेक्टोमी ही है, ठीक है। उससे पहले आपने जो एंटीबायोटिक्स देनी है ना वो ये वाली है, ठीक है। बस समटाइम्स ये होता है कि हम लोग इनिशियली मैनेजमेंट करते हैं मेडिसिन के साथ, क्योंकि उसके अंदर हमें हाईली लाइकलीहुड नहीं होता कि अपेंडिसाइटिस है, तो हम पहले जो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है ना वो रिजोल्व करते हैं मेडिसिन के साथ। तो वो मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ कि सर्जरी कब करनी है और मेडिसिन कब देनी है, ठीक है। अच्छा, अब पहले सुन लें कि एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी देनी है। अगर तो पेशेंट है अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस के साथ, ठीक है, उसको तो हमने कोशिश करना है कि मेडिसिन के साथ ही ट्रीट कर दें, ठीक है। उसके अंदर और उसमें जो अपेंडेक्टोमी करते हैं ना वो हम लोग करते हैं कुछ 4 से 6 हफ्तों के बाद, ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड के अंदर।
और अगर कॉम्प्लिकेटेड के साथ आया है ना पेशेंट, यानी कि परफोरेट कर गई है, गैंग्रीन कर गई है, या वो स्ट्रैंगुलेटेड हो गई है, स्ट्रैंगुलेशन कह रहा हूँ, एब्सेस बन गई है, तो उसकी तो हमने इमरजेंसी एपेंडेक्टमी करनी है ना। अच्छा, अगर तो अनकॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि साइंस नहीं मिल रहे, बस हल्की सी लोअर एब्डोमिनल पेन है, स्कोर मॉडरेट सा मिल रहा है, तो आपने उसमें अनकॉम्प्लिकेटेड एपेंडिसाइटिस में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है। बात लंबी हो गई है, हम दे सकते हैं सेफेलोस्पोरिन। अच्छा, सेफेलोस्पोरिन दे दी, साथ किसके देंगे, विद एनाएरोबिक कवरेज के साथ। अब ये कौन कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं, इसके अंदर एक ड्रग आती है सिफोक्सीटिन, ठीक है, वो दे सकते हैं, या सिफोटीटन, ये दो ड्रग्स हैं, ठीक है, ये दे सकते हैं। या आप कॉम्बिनेशन थेरेपी दे सकते हैं, यानी कि दो ड्रग्स अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन दे दिया आपने, ठीक है, साथ क्या दे दिया आपने, मेट्रोनिडाजोल, एनारोब्स भी कवर कर लिए, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन के अंदर सिफेजोलिन दे देंगे आप, सिफेजोलिन, ठीक है, और साथ मेट्रोनिडाजोल दे देंगे। ये तो प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स हो गई ना। अब नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अब नॉन ऑपरेटिव के अंदर हम तो पहले एक सपोर्टिव केयर देंगे, फिर उसके बाद एक एंटीबायोटिक का कोर्स देंगे, ठीक है। अगर तो पेशेंट जनाब जी हमारे पास इन्फेक्शन के साथ आ रहा है ना, तो हम उसे एंटीबायोटिक लाजमी देंगे, फिर उसके 6 से 8 हफ्तों के बाद हम उसकी करेंगे अपेंडेक्टमी। इस अपेंडेक्टमी को कहते हैं इंटरवल अपेंडेक्टमी, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको, चीज़ें कंफ्यूज हो रही हो तो समझ दोबारा बता दिया करें, मैं दोबारा कर दिया करूँगा। अच्छा, ये है नॉन ऑपरेटिव अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट। नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट अपेंडिसाइटिस की क्या होगी, उसके अंदर हम ये सारी सपोर्टिव केयर दे देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, उसके बाद हम लोग देख लें, उसके बाद एंटीबायोटिक्स देंगे 2 से 3 दिन के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मतलब कि एंटीबायोटिक आईवी 2 से 3 दिन देंगे, ठीक है, आईवी 2 से 3 दिन एंटीबायोटिक्स, फिर उसके बाद ओरली देंगे, ठीक है, 7 दिन के लिए। और अगर पेशेंट जनाब जी आ रहा है ना आपके पास कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस के लिए, उसमें भी प्री ऑपरेटिव हम लोग ड्रग्स देते हैं उसके लिए। अगर अब्सेस बन गई है तो 3 से 5 दिन के लिए प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक देंगे। अच्छा, अब ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या है, ये तो होगी नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अच्छा, ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं अपेंडेक्टमी। अच्छा, ये होती है लेप्रोस्कोपिक और ओपन, ठीक है। अगर तो 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग मतलब कि पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है ना, और हम जनाब जी डायग्नोस कर रहे हैं कि ये पेंडिसाइटिस है, एक्यूट पेंडिसाइटिस है, और उसमें हमें वो नहीं मिल रही, कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिल रही, तो हम लोग अपेंडेक्टमी कर देंगे 24 घंटों के अंदर अंदर, ठीक है। इस चीज को कहते हैं अपेंडेक्टमी। इसको अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आप उसके अंदर 8 घंटों के अंदर अंदर विद इन 8 आवर्स आप अपेंडेक्टमी कर रहे हैं डायग्नोसिस के बाद, इसे कहते हैं इमरजेंसी अपेंडेक्टमी, ठीक है, समझ रहे हैं। और इसकी इमरजेंसी अपेंडेक्टमी की इंडिकेशन क्या है, पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस के साथ है, ठीक है, या वो परफोरेट कर गई है, गैंग्रीन हो गई है, या पेशेंट को सेप्सिस हो गया है, और वो पेरिटोनाइटिस के साथ हमेशा प्रेजेंट कर रहा है, तो हम उसको इमरजेंसी पेंडेक्टमी करेंगे, ठीक है। और मैंने डिस्कस किया है इंटरवल पेंडेक्टमी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हम पेशेंट को ना प्री नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स देते हैं, उसके बाद हम 6 से 8 हफ्तों के बाद ना 6 से 8 वीक्स के बाद जब इन्फेक्शन रिजोल्व हो जाता है, या जो एक्यूट एपिसोड होती है ना अपेंडिसाइटिस की, वो रिजोल्व हो जाती है, तो हम फिर जाके कहीं अपेंडेक्टमी करते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिव के अंदर अपेंडेक्टमी हो गया, इमरजेंसी हो सकती है, ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी पेंडेक्टमी हो सकती है, लेप्रोस्कोपिक पेंडेक्टमी हो सकती है, ठीक है। पेशेंट के अंदर हमने लेप्रोस्कोपिक डायग्नोसिस के लिए हमने अपेंडिक्स चेक की, हमें नजर आई कि वो तो जनाब जी ब्लैक हो रही है, ठीक है, तो हम उसी वक्त लेप्रोस्कोपिक पेंडेक्टमी कर देंगे। अच्छा, अगर पेशेंट आया आपके पास सेप्सिस के साइन के साथ, ठीक है, या पेरिटोनाइटिस के साथ है, आपने ओपन अपेंडेक्टमी करनी है, ठीक है, ओपन अपेंडेक्टमी।
اچھا اس میں ڈفرینٹ انسیجنس دیتے ہیں اور وہ ڈیپینڈ کرتی ہے سچویشن لوکیشن آف اپینڈکس کے اوپر کہ لوکیشن کہاں پہ ہے. تو ہم نے جناب جی یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے سرجری کے اندر. پہلے ہم کور کریں گے میڈیسن کو. تو یہ ہو گیا ہمارا آپریٹیو مینجمنٹ. اس کے بعد ڈفرینشیل ڈائگنوسس کو کور کر لیتے ہیں. پہلی چیز جو ہم نے ایک مطلب کہ ریپروڈکٹیو ایج کی وومن آ رہی ہے نا, اس کے پہلا ڈفرینشیل تو ہوگا ایکٹوپک پریگنینسی. ٹھیک ہے, ڈفرینشیل ڈائگنوسس کے اندر ایکٹوپک پریگنینسی. دوسری چیز یہ ہے کہ سوڈو اپینڈیسائٹس ہو سکتی ہے, یعنی کہ پین کسی اور چیز کی ہے, ہو رائٹ لوور کوارڈرنٹ پہ ہوئی ہے اور آپ لوگوں کو شک پڑ رہا ہے کہ یہ جناب جی اپینڈیسائٹس کی پیشنٹ ہے. ٹھیک ہے, سیم سائنز اور سمٹمز ملیں گے آپ کو اپینڈیسائٹس کے. ٹھیک ہے, تو جو اس کی وجہ ہو سکتی ہے میزنٹیرک لیمفیڈینائٹس. ٹھیک ہے, جو کسی پیراسائٹ یا سینیا کی وجہ سے مطلب کہ ہو سکتا ہے انفیکشن کی وجہ سے. تو ہم لوگ سمجھیں یہ اپینڈیسائٹس ہے تو, لیکن وہ ہوگا نہیں, اسے ہم کہیں گے سوڈو اپینڈیسائٹس. اچھا مائکل ڈیورٹیکولم کی پین بھی رائٹ لوور کوارڈرنٹ پہ ہوتی ہے. اس کے بعد ڈائیورٹیکولائٹس کی. ٹھیک ہے, اچھا اب سواس ابسیس کا پیشنٹ ہے, PSOAS سواس ابسیس کا پیشنٹ ہے, وہ جناب جی رائٹ لوور کوارڈرنٹ میں پین کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے. IBD کا السریٹیو کولائٹس یا کرون ڈیزیز کا پیشنٹ مطلب کہ یہاں پہ پریزنٹ کر سکتا ہے. گیسٹرونٹرائٹس کی پین جناب جی یہ نیچے رکھیں گے ہم. کولون کا کینسر ہے. یہ ڈفرینشیل ہے ہمارے سارے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کیا ہوگا, یورولتھیسس یا رینل کولک کی پین ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد UTI کا پیشنٹ بھی اپینڈیسائٹس کے کلینکل فیچر کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے. یہ ہمارے ڈفرینشیل. اچھا اب یہ اس کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. اچھا کمپلیکیشنز کے بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نے کمپلیکیشنز اس طرح ہی رٹ لینی ہے. آپ لوگوں کا دماغ اتنا کام کر رہا ہوگا کہ آپ لوگ سمجھ جائیں کمپلیکیشن کیوں ہو رہی ہے. اچھا پہلی چیز تو یہ کہ انفلیمیٹری ماس بن گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کمپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے, اپینڈکس کے آس پاس ایک انفلیمیٹری ماس یا ٹیشو بن گیا ہے. ٹھیک ہے, دوسری چیز ابسیس فارم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تیسری چیز گینگرین بن گئی ہے, گینگرینس اپینڈیسائٹس. اس کے بعد چوتھی چیز پرفوریشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, پانچویں چیز بکس میں نہیں ملے گی, پائلی فلیبائٹس. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے. یہ پورٹل وین کی جو برانچز ہوتی ہے نا, ان کے اندر اگر انفلیمیشن ہو جائے نا یا تھرومبوسس ہو جائے, پورٹل وین کی برانچز کی یا تھرومبوسس ہو جائے یا انفلیمیشن ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اسے کہتے ہیں پائلی فلیبائٹس. ٹھیک ہے, یہ بھی کمپلیکیشنز ہے ایکیوٹ اپینڈیسائٹس کی. اچھا یہ ساری کمپلیکیشنز ہو گئی. اس کے بعد ہم نے پیشنٹ کو ٹریٹ مطلب کہ اگر ہمارے پاس کوئی اسپیشل کیسز, وومن آ گئی ہے, پریگننٹ وومن آ گئی ہے اپینڈیسائٹس کے ساتھ, اس کی پین کیسے ہوگی. ٹھیک ہے, اگر تو پریگننٹ لیڈی آپ کے پاس آ گئی ہے نا, یہ ڈیفرینشیٹ کر لیں, پریگننٹ لیڈی کے اندر اپینڈیسائٹس کی پین جو ہوگی نا وہ ہائر ہوگی, میکبرنی پوائنٹ پہ نہیں ہوگی, ہائر ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس پہ ہارٹ برن کے سائنز آ سکتے ہیں, فلیچولینس ہو سکتا ہے. اس کے بعد irregular bowel movements ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی ڈائریا ہو اسے. اس کے بعد یورینری فریکوینسی, اور پین ہوگی اسے پاؤچ آف ڈگلس پہ. جب آپ پیلپیٹ کرو گے نا ڈگلس پیوچ, تو اس پہ پین ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں بھی ہم لیب سٹڈیز کروائیں گے, پہلے کنفرم کریں گے پریگنینسی ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد ہم الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن وغیرہ کروائیں گے, اور اس کے بعد اس کے اندر نا ہم لیپروسکوپی یا اوپن اپینڈیکٹمی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ لیکچر لینتھی ہو جائے گا. اس کے اندر کمپلیکیشنز جو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں وہ کمپلیکیشن دیکھ لیں. اس کے اندر ماں کو کیا ہو سکتا ہے, یہاں تو سروائیکل انکمپیٹنس ہو سکتی ہے, وجائنا کا انفلیمیشن ہو سکتی ہے, یا ولوو وجائنائٹس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا سیپسس کے ساتھ ہو سکتا ہے. فیٹل کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے, فیٹس کو فیٹل اسمال فار گیسٹیشنل ایج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا لو برتھ ویٹ ہو سکتا ہے. اگر تو جناب جی پیشنٹ پرفوریٹڈ اپینڈکس کے ساتھ آیا نا, تو اس میں ہائی رسک چانسز ہیں کہ وہ پری ٹرم لیبر سٹارٹ ہو سکتی ہے یا پریگننسی لاس ہو سکتی ہے.
That's all enough for you to remember about appendicitis for medical point of view. आपने नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी देख ली है और ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी देख ली है. ऑपरेटिव से पहले आपने एक एंटीबायोटिक का कोर्स देना है, ठीक है, 2-3 डेज के लिए, प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक, जिसके अंदर फर्स्ट जेन फेलोस्पोरिन प्लस मेट्रोनिडाजोल, आप लोगों को आसानी याद रहेगी, ठीक है. उसके बाद आप यहाँ इनका कॉम्बिनेशंस भी दे सकते हैं. उसके अलावा ऑपरेटिव के अंदर क्या है कि अगर तो वो परफोरेटेड के साथ आया है और 8 आवर्स के अंदर अंदर आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो रही है तो आप एमरजेंसी पेंडेक्टमी करेंगे और करेंगे ओपन, ठीक है. अगर पेशेंट आया है पेन के साथ, ठीक है, और वो स्टेबल हो रहा है वक्त के साथ साथ, तो आप उसकी परफोरेशन सेप्सिस के साइन नहीं है, पेरिटोनियाइटिस के साइन नहीं है, तो आप उसकी लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है. और मतलब कि अगर 48 मतलब कि 24 आवर्स के बाद आया या 48 आवर्स के बाद आया है, ठीक है. अब यूजुअली इसकी पेन सडनली रेडिएट, एक तो होती है कांस्टेंट, उसके बाद करती है सडनली वर्सन, ठीक है. तो मतलब कि वर्सन होती रहती है, रैपिडली वर्सन जो हमने वर्ड यूज़ किया था. तो ये हो गई हमारी रिवीजन्स. एयर स्कोर और एल्वराडो स्कोर और मेंट्रल्स आपने अच्छी तरह समझ लेना है. उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान क्या है इसका, ठीक है, सपोर्टिव केयर प्लस एंटीबायोटिक्स, उसके बाद ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, फिर ऑपरेटिव, ठीक है, एमरजेंसी पेंडेक्टमी, इंटरवल पेंडेक्टमी, और उसके बाद लेप्रोस्कोपिक पेंडेक्टमी, और उसके बाद हमने डिफरेंशियल्स अपने रूल आउट कर लिए. दैट्स ऑल फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस. थैंक यू सो मच.